अधिकारी के इर्द गिर्द घूमती है, जो यूएसए नेवी की स्पेशल फोर्स में शामिल होने वाली पहली महिला बन जाती है। अपने वरिष्ठ अधिकारियों के संदेह के बावजूद वह परीक्षा पास करके सभी को गलत साबित कर देती है, जबकि कई पुरुष ट्रेनिंग छोड़ देते हैं। मूवी की शुरुआत सीनेट सशस्त्र सेवा समिति द्वारा नेवी में सचिव के पद के लिए सेवानिवृत्त मिलिट्री ऑफिसर थियोडोर हेस का साक्षात्कार लेने से होती है। इस समय जिस विषय पर चर्चा हो रही है वह है नेवी में महिलाओं को दी जाने वाली सीमित भूमिका, और हेस इस रुख का बचाव करने की कोशिश करती है। अचानक इस सुनवाई की अध्यक्षता कर रही टेक्सास की सीनेटर लिलियन डेहेवन हेस के आधे अधूरे भाषण को बीच में रोक देती है। वह उनके तर्कों का खंडन करती हैं और कहती हैं कि मिलिट्री में महिलाओं के प्रति नेवी का रवैया ऐतिहासिक रूप से खराब रहा है। सीनेटर अपनी रिसर्च पर जोर देती है और रिपोर्ट के कुछ अंश पढ़ना शुरू करती हैं। इसमें उच्च पदस्थ नेवी ऑफिसर्स के रिकॉर्ड किए गए बयान हैं, जो महिला सैनिकों को कम सक्षम के रूप में चित्रित करते हैं। साथ ही अक्सर महिलाओं के प्रति द्वेषपूर्ण टिप्पणियां करते हैं। इस विस्फोटक सुनवाई के बाद नौसेना तुरंत डेहेवन के साथ एक निजी बैठक के लिए बुलाती है। वह बैठक के लिए सहमत हो जाती है और जल्द ही अपने कार्यालय में रक्षा विभाग या डीओडी के अधिकारियों के साथ बैठती है। हालांकि डीओडी के लोग नेवी में महिलाओं को शामिल करने के सख्त खिलाफ हैं और डेहेवन के प्रयासों को विफल करने की एक योजना लेकर आए हैं। वे उसे एक एकीकरण योजना प्रस्तुत करते हैं, जिसमें कहा गया है कि यदि कोई महिला प्रशिक्षु नेवी द्वारा निर्धारित किसी भी मूल्यांकन प्रोग्राम को पास करने में सक्षम है तो वे उसे अपने रैंक में शामिल होने की अनुमति देंगे। डेहेवन को एहसास होता है कि यह एक जाल है, क्योंकि रक्षा विभाग महिला कैडेट के लिए सबसे कठिन प्रशिक्षण कार्यक्रम चुनेगा और उसे एक एग्जाम्पल बनाएगा। लेकिन वह फिर भी इसके लिए सहमत हो जाती है, क्योंकि वह जानती है कि इस प्रोग्राम से बनी चर्चा उसके करियर में ही हेल्प करेगी। सीनेट कार्यालय के बाहर रक्षा विभाग के अधिकारी हेस से मिलते हैं और चर्चा करते हैं कि उन्हें डेहेवन की महिला प्रशिक्षु के लिए कौन सा प्रोग्राम चुनना चाहिए। वे यूएस नेवी कंबाइंड रिकॉनेसेंस टीम या सीआरटी पर सहमत होते हैं, जो एक कठिन चयन ट्रेनिंग है जिसमें लगभग 60% उम्मीदवार चौथे सप्ताह से पहले ही ट्रेनिंग छोड़ देते हैं। तीसरा सप्ताह विशेष रूप से गहन होता है और इसे नरक सप्ताह के रूप में लेबल किया जाता है। इन पुरुष अधिकारियों का दृढ़ विश्वास है कि कोई भी महिला पहले सप्ताह से आगे नहीं बढ़ पाएगी। सीन नौसेना के उपग्रह निगरानी कक्ष में बदल जाता है, जहां स्थलाकृतिक विश्लेषक लेफ्टिनेंट जॉर्डन ओनील सक्रिय युद्ध क्षेत्र से सील टीम को घर लाने पर काम कर रहे हैं। कंट्रोल रूम ने टीम के साथ संपर्क खो दिया है और एक ऑफिसर ने उन्हें बाहर निकालने के लिए अतिरिक्त सहायता भेजने का सुझाव दिया है। लेकिन इस प्रक्रिया में 18 मिनट लगेंगे, क्योंकि अतिरिक्त सहायता टीम को पूर्व निर्धारित बचाव बिंदु तक पहुंचने के लिए इतना समय चाहिए होगा। दूसरी ओर ओनील ने पिकअप पॉइंट को पूरी तरह से बदलने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने बताया कि सील टीम अनुभवी सैनिकों से बनी है, जो युद्ध क्षेत्र से सुरक्षित निकास की तलाश करेंगे। इस प्रकार भले ही टीम से सीधा संचार टूट गया हो, उन्हें एक नए बचाव स्थल की तलाश करनी चाहिए। फिर वह जल्दी से क्षेत्र की उपग्रह छवियों का विश्लेषण करती है और एक ऐसे क्षेत्र को इंगित करती है जो बचाव समय को आधा कर देगा। उसकी योजना को हरी झंडी मिल जाती है और ठीक 9 मिनट बाद सील टीम उसी स्थान से नियंत्रण कक्ष से फिर से संपर्क स्थापित करती है, जिसे ओनील के बताए अनुसार उन्हें बचा लिया जाता है, जिससे एक बड़ी तबाही टल जाती है। इस बीच सीनेटर डेहेवन और उनकी टीम नेवी के सीआरटी प्रोग्राम के लिए उम्मीदवारों की एक लंबी सूची देखती है। वह एक ट्रायथलीट को बेहद दुबला होने के कारण और एक चैंपियन पावर लिफ्टर को लगभग पुरुषों की तरह मांसल होने के कारण खारिज कर देती है। वह चाहती है कि महिला प्रशिक्षु एक महिला के पारंपरिक रूप में फिट हो, ताकि वह साबित कर सके कि कोई भी महिला नेवी का हिस्सा हो सकती है, और ऐसा करने के लिए महिलाओं को हमेशा शारीरिक रूप से मजबूत दिखने की जरूरत नहीं है। उसकी नजर लेफ्टिनेंट जॉर्डन ओनील पर पड़ती है, जिसने ओलंपिक ट्रायथलॉन प्रतियोगी होने के साथ साथ अकादमिक रूप से उत्कृष्ट होने की प्रभावशाली उपलब्धियां हासिल की हैं। वह पारंपरिक रूप से स्त्री होने के मामले में डेहेवन के बिल में भी फिट बैठती है। काम के इस व्यस्त दिन के बाद लेफ्टिनेंट ओनील अपने मंगेतर लेफ्टिनेंट कमांडर रॉयस हार्पर से मिलती है, जो नेवी के लिए एक ऑपरेशनल अधिकारी है। वह उसे संदिग्ध स्थिति से सफलतापूर्वक निपटने के लिए बधाई देता है, लेकिन साथ ही उसे वार्निंग भी देता है कि वह ऐसे मामलों में बहुत अधिक शामिल न हो, क्योंकि वह एक सैनिक नहीं बल्कि एक खुफिया अधिकारी है। तभी ओनील को एक कॉल आती है और उसे सीनेटर डेहेवन से उनके ऑफिस में तत्काल मिलने के लिए कहा जाता है। अगले दृश्य में सीनेटर सीआरटी प्रोग्राम से संबंधित डॉक्यूमेंट ओनील को देता है और बताता है कि पूरा मामला क्या है। वह कहती है कि अगर ओनील इस ट्रेनिंग को पूरा करे लेती है तो भविष्य में महिलाओं के लिए नेवी में शामिल होने के दरवाजे खुल जाएंगे। उस रात लेफ्टिनेंट अपने घर लौटती है और अपने पति के साथ इस विचार पर चर्चा करती है, लेकिन वह कई कारणों से इस विचार के बारे में बहुत उत्साहित नहीं लगता। सबसे पहले नेवी सीआरटी एक बहुत ही कठिन प्रोग्राम है, जो ओनील को लंबे समय तक चलने वाली शारीरिक चोटें पहुंचा सकता है। उसे कई पुरुषों के साथ प्रशिक्षण और रहने की
की जगह भी साझा करनी होगी, जो निस्संदेह उसके साथ गलत बर्ताव करें। लेकिन अगर वह किसी तरह से चुनी जाती है तो उसे लंबे समय तक एक्टिव ड्यूटी पर तैनात किया जाएगा। रॉयस का कहना है कि उसके पास इतने लंबे समय तक उसका इंतजार करने का धैर्य नहीं हो सकता। ये ओनील को दुखी करता है, जिसे लगता है कि उसका मंगेतर उसकी क्षमताओं और उनके रिश्ते को कमजोर कर रहा है। वह अब सभी को गलत साबित करने के लिए और भी दृढ़ है और CRT कार्यक्रम के लिए नामांकन करती है। कुछ दिनों बाद वह ट्रेनिंग सेंटर पहुंचती है और कमांडिंग ऑफिसर उसे हॉस्टल से दूर एक अलग रूम देता है, जहां सभी पुरुष प्रशिक्षु होते हैं। जल्द ही यह बात फैल जाती है कि प्रोग्राम में एक महिला को भी भर्ती किया गया है, जिससे पुरुष बिल्कुल भी खुश नहीं दिखते हैं। उसी रात जब ओनील रात के खाने के लिए मेज में पहुंचती है तो कई पुरुष उसका मजाक उड़ाते हैं और उस पर महिला विरोधी टिप्पणियां करते हैं। अगले दिन ट्रेनिंग आखिरकार शुरू होती है और कमांडिंग ऑफिसर दोहराता है कि अधिकांश सैनिक तीसरे सप्ताह के अंत तक नहीं पहुंच पाएंगे। फिर वह प्रशिक्षुओं को कमांड मास्टर चीफ जॉन ओरगेल को सौंप देता है, जो उनके मुख्य ट्रेनिंग सुपरवाइजर होंगे। ये बता, अगर एक स्टॉक सख्त व्यक्ति है और उसे इस बात की परवाह नहीं है कि ग्रुप में एक महिला भी है। वह सभी की वर्दी की जांच करते हुए वह DH लॉरेंस की एक स्टोरी सेल्फ पिटी पढ़ता है। अप्रत्यक्ष रूप से सभी को खुद पर तरस न खाने के लिए कहता है। इसके बाद प्रशिक्षुओं को सबसे पहले सिखाया जाता है कि कैसे सैन्य श्रेणी की नावों को समुद्र की ओर ले जाया जाए और जल्दी से उससे उतरा जाए। बाकी की ट्रेनिंग बहुत कठिन है, जो उनकी शारीरिक शक्ति का परीक्षण करती है। कई भीषण अभ्यासों के दौरान कमांड मास्टर जॉन उन्हें छोड़ने का आग्रह करता है ताकि उन्हें आगे और दुर्व्यवहार न सहना पड़े। इसलिए उन्होंने प्रशिक्षण यार्ड के सामने एक घंटी लगाई है और जो कोई भी छोड़ना चाहता है उसे 3 बार घंटी बजानी होगी। ओनील के साथ जॉन से कोई अलग व्यवहार नहीं किया जाता है, लेकिन वह अन्य प्रशिक्षुओं की लैंगिकवादी टिप्पणियों से बच नहीं सकती है। वे सभी रसोई की ओर भागते हैं और अपने प्लेटों में खाना पाने के लिए जी जान से संघर्ष करते हैं। लेकिन जैसे ही वे इसे खाने लगते हैं, प्रशिक्षक उन्हें मैदान की ओर वापस जाने के लिए चिल्लाना शुरू कर देते हैं। उन्हें अपने भोजन को कचरे के डिब्बे में डालने और खाली पेट प्रशिक्षण में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ता है। चरम दिनचर्या का यह सिलसिला अगले दिन भी जारी रहता है। सुबह से रात हो जाती है और सैनिकों को ठंडे समुद्री पानी का सामना करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। इसके बाद ही उनका चिकित्सकीय मूल्यांकन किया जाता है और उन्हें वही खाना खाने की अनुमति दी जाती है जिसे उन्होंने कचरे के डिब्बे में फेंक दिया था। ये पूरी तरह अराजकता है, लेकिन ओनील उसकी जेब में रोटी का एक टुकड़ा छुपा लेती है और बचा हुआ ठंडा भोजन अपने मुंह में ठूंस लेती है। रात के खाने के बाद कमांड मास्टर जॉन उन्हें एक निबंध लिखने का आदेश देते हैं कि वह US नेवी स्पेशल फोर्सेस में क्यों शामिल होना चाहता है। जब थके और भूखे सैनिक निबंध लिखने पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो जॉन उन्हें सुलाने के लिए सुखदायक ओपेरा सॉन्ग बजाता है, जिससे जो सो जाते हैं उन्हें शिविर से बाहर निकाल दिया जाता है। ओनील रोटी का एक निवाला खाती है जिसे उसने पहले से छिपा रखा था और इससे उसे इस परीक्षण के दौरान जागते रहने में मदद मिलती है। 15 मिनट बाद जॉन परीक्षण कक्ष में वापस आता है और उन्हें ट्रेनिंग यार्ड में वापस भागने का ऑर्डर देता है। उन्हें एक बाधा कोर्स दौड़ना है जिसमें उन्हें लाइव फायरिंग से सुरक्षित रहना है। ओनील को सूचित किया जाता है कि उसे कई बाधाओं को कूदने में हेल्प करने के लिए एक मंच दिया जाएगा। वह इसका विरोध करती है क्योंकि वह चाहती है कि उसके साथ भी बाकी सभी की तरह ही व्यवहार किया जाए, लेकिन उसकी शिकायतों को खारिज कर दिया जाता है क्योंकि सेना की नियम पुस्तिका में कहा गया है कि महिला कैडेटों के लिए बाधा की ऊंचाई उनके पुरुष समकक्षों की तुलना में कम होनी चाहिए। कोर्स के दौरान जॉन देखता है कि ओनील प्लेटफॉर्म का उपयोग करने से इनकार कर देती है और इसके बजाय अपने सभी साथियों की तरह प्रत्येक बाधा को पार करती है। दीवार पर चढ़ने वाली बाधा पर वह अपने साथियों को अपनी पीठ पर चढ़ने देकर दीवार पार करान उनकी हेल्प करती है। एक इकाई के रूप में काम करने की पूरी कोशिश करने के बावजूद उसके साथी उसे दीवार पर नहीं चढ़ाते हैं। यह स्पष्ट है कि वे अभी भी इस बात से नफरत करते हैं कि एक महिला को पारंपरिक रूप से मर्दाना स्थान में भाग लेने की अनुमति है। दूसरी ओर दिन में 20 घंटे का प्रशिक्षण कई सैनिकों की मानसिक और शारीरिक शक्ति को कम करने लगता है। अधिक से अधिक प्रशिक्षु ट्रेनिंग छोड़ने लगते हैं, लेकिन सभी को आश्चर्य होता है कि ओनील अभी भी मजबूत है। हालांकि वह अभी भी इस तथ्य से उबर नहीं पाई है कि उसे बाधा कोर्स को उसके लिए आसान बनाने के लिए एक मंच दिया गया था। इसीलिए वह कमांडिंग ऑफिसर से बात करने की कोशिश करती है ताकि उसे भी उन्हीं की तरह ट्रेंड किया जाए, लेकिन उसे ऑफिसर से लैंगिक भेदभाव वाली टिप्पणी सुनने को मिलती है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उसे अपने शिविर में एक महिला को रखने का विचार पसंद नहीं आ रहा है। इस तरह से व्यवहार किए जाने के कारण ओनील एक नाई की दुकान पर
जाती है और अपने स्त्री रूप त्याग करे अपने बाल काट लेती है। इसके बाद वह अपने कमरे में जाती है जो पुरुष प्रशिक्षुओं से अलग है और अपना सारा सामान पैक करती है। फिर वह आम हॉल में जाने का फैसला करती है जहां सभी पुरुष प्रशिक्षु सोते हैं। कमरे में अधिकांश पुरुषों को ओनील के वहां होने से समस्या है, खासकर इसलिए क्योंकि वह अपने साथ टैम्पोन लाया है। फिर कमांड मास्टर जॉन ओनील की हरकतों को नोटिस करता है और उसके इस दृष्टिकोण को बहुत खुशी से स्वीकार नहीं करता है। सीन वापस हेस पर आ जाता है जिसे अब नेवी का सचिव चुना गया है। वह और रक्षा विभाग के अन्य लोग इस खबर से खुश नहीं हैं कि ओनील शिविर में 3 सप्ताह तक जीवित है और इस प्रयोग के गुप्त होने के बावजूद अब तक उसकी उपलब्धियां न्यूज में आ गई हैं। लोग उसे GI जेन भी कहते हैं क्योंकि वे उसका असली नाम नहीं जानते। ट्रेनिंग सेंटर में चीजें और भी चरम सीमा पर पहुंच गई हैं, लेकिन GI जेन अभी भी टिकी हुई है। वास्तव में वह अब सभी यौनवादी पुरुषों को गलत साबित करने के लिए और भी कठिन प्रशिक्षण लेती है। परिणाम यह देखा जा सकता है कि उसके शरीर की बहुत सारी चर्बी कम हो गई है और वह मांसल हो गई है। इस बीच न्यूज रिपोर्टर GI जेन के बारे में समाचार पाने के लिए वास्तव में बेताब है, जो नेवी की कठिन ट्रेनिंग को सहन करने वाली एक मजबूत महिला है। एक दिन जब ओनील अकेले नहा रही थी, कमांड मास्टर उसके लिए एक न्यूज लेकर आता है। उसकी टीम के सबसे वरिष्ठ सदस्य को पैर में फ्रैक्चर के कारण हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। इससे वह अपने ग्रुप में सबसे अनुभवी सेना अधिकारी बन गई और अपनी टीम की लीडर बन गई। दूसरी ओर DOD अधिकारी और सचिव हेस इस बात से निराश हैं कि ओनील ने किस तरह से एक सप्ताह तक नरक का सामना किया और यहाँ तक कि पुरुषों के साथ आमने सामने की लड़ाई भी लड़ी, लेकिन वे अभी भी आशान्वित हैं। हेलो, वह SIRI ट्रेनिंग के बाद वह जॉब छोड़ देगी, जिसका अर्थ है उत्तरजीविता, बचाव, प्रतिरोध और पलायन। SIRI ट्रेनिंग स्टेप आता है और प्रशिक्षुओं को एक अज्ञात स्थान पर हवाई जहाज से उतार दिया जाता है। उन्हें एक लक्ष्य तक पहुंचना होगा, उसके बारे में पर्याप्त जानकारी प्राप्त करनी होगी और पकड़े जाने से पहले पीछे हटना होगा। सैनिकों की शारीरिक फिटनेस की जांच करने के लिए सिर्फ एक अभ्यास के बजाय SIRI को वास्तविक दुनिया के परिदृश्यों को प्रशिक्षित करने के लिए डिजाइन किया गया है। यदि प्रशिक्षु उस स्थान से जल्दी निकासी का अनुरोध करते हैं जहां वे हैं, या यदि वे पकड़े जाते हैं तो उनके साथ वास्तविक युद्ध कदियों जैसा व्यवहार किया जाएगा। दुर्भाग्य से प्रशिक्षण के दौरान ओनील की टीम के 2 सदस्य पकड़े जाते हैं जब उन्होंने उसके आदेशों का पालन करने से इनकार करते हैं। सुरक्षित स्थान पर वापस भागते समय एक अन्य सदस्य का पैर टूट जाता है। उसकी मदद करने की कोशिश करते हुए ओनील भी पकड़ी जाती है। वे सिर्फ प्रशिक्षु हैं, लेकिन अधिकारी इसे वास्तविक रूप देते हैं और उस व्यक्ति की हेल्प भी नहीं करते जिसका पैर टूट गया था। वे वास्तव में उसे अन्य टीमों के स्थान के बारे में जानकारी देने के लिए टॉर्चर करते हैं, जिसका इस परिदृश्य में मतलब है ट्रेनिंग छोड़ना। जब ओनील का समय आता है तो उससे कोई और नहीं बल्कि खुद कमांड मास्टर जॉन ही पूछताछ करते हैं। उसके हाथों को उसकी पीठ के पीछे बात करे जॉन उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर देता है। जब दूसरे ट्रेनिंग ऑफिसर को लगता है कि यह बहुत हिंसक हो रहा है तो जॉन उसे बाहर जाने का आदेश देता है। फिर वह ओनील को उसके सिर से पकड़ता है और उसे दरवाजे से बाहर पटक देता है और ओनील को सबके सामने प्रताड़ित करता है ताकि वह उसकी टीम के साथियों से बाकी टीमों के स्थान के बारे में इंफॉर्मेशन ले ले। लेकिन ओनील अपनी टीम के साथियों को चुप रहने के लिए दृढ़ता से कहती है। फिर जॉन यातना को एक कदम आगे ले जाता है और उसकी पैंट फाड़ने की कोशिश करता है, यह कहते हुए कि यह सब वास्तविक स्थिति में हो सकता है। अचानक ओनील जवाबी कार्रवाई करता है और जॉन को उसके पैरों के बीच मारने में कामयाब हो जाती है। फिर वह उसके शरीर पर 2 खतरनाक किक मारती है, लेकिन जॉन उठता है और उसे बेहोश कर देता है। फिर वह उसकी टीम के साथियों की ओर जाता है और यह कहकर अपने कृत्य को उचित ठहराता है कि वह उसे यह एहसास दिलाने के लिए ऐसा कर रहा है कि वह लड़ने के लिए पैदा नहीं हुई है। यह सब बकवास सुनकर ओनील जॉन को उसकी पीठ चूमने के लिए कहकर उसका अपमान करती है, जिस पर सभी पुरुष प्रशिक्षु ओनील की जय जयकार करते हैं और कमांड मास्टर को ऐसा करने के लिए कहते हैं। सभी विभागों के बेमेल सैनिकों के एक समूह को एक टीम में बदलने के बाद ओनील ने आखिरकार जॉन का सम्मान अर्जित किया। GI जेन के CRT ट्रेनिंग पास करने की खबर सीनेटर डेहेवन तक पहुंचती है, जो इस बात से बहुत खुश हैं। अपनी बहादुरी के प्रदर्शन के बाद ओनील को अपने साथियों से सम्मान मिलना शुरू हो गया है, जो अब उसके साथ एक समान और एक दोस्त की तरह व्यवहार करते हैं। एक दिन जब वह अपनी महिला मित्रों के साथ समुद्र तट पर बाहर जाती है तो कोई चुपके से उसकी फोटो क्लिक करने में कामयाब हो जाता है। फिर तस्वीरें उच्च अधिकारियों को भेजी जाती हैं, जो ओनील पर समलैंगिक होने का सवाल उठाते हैं। उसे बताया जाता है कि ट्रेनिंग के दौरान अन्य महिला अधिकारियों के साथ उसकी तस्वीरें लेना उनके और उनके संगठन के लिए अपमान की बात है। इसलिए जैसा कि यह है, वह प्रशिक्षण छोड़ देगी ताकि
पूरी तस्वीरों की जांच की जा सके। वह अपनी ट्रेनिंग जारी रखना चाहती है और उसका मानना है कि कोई उसकी ट्रेनिंग में बाधा डालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे बताया जाता है कि जांच के बाद जब वह निर्दोष साबित हो जाएगी तो वह फिर से शुरू से प्रशिक्षण में शामिल हो सकेगी, जिसका मतलब है कि अब तक उसने जो कुछ भी किया है वह सब व्यर्थ हो जाएगा। इस बात से क्रोधित होकर कि हर कोई उसे बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, ओनील ने 3 बार घंटी बजाई, ये संकेत देते हुए कि वह स्वेच्छा से ट्रेनिंग से हट रही है। फिर वह अपने मंगेतर के पास घर लौटी है, जिसके पास साझा करने के लिए कुछ हैरान करने वाली खबर है। वह उसे दिखाता है कि गुमनाम तस्वीरें किसी और से नहीं बल्कि सीनेटर डे हेवन के ऑफिस से ही भेजी गई थी। वही व्यक्ति जो चाहता था कि वह महिला सशक्तिकरण को साबित करने के लिए सफल हो। पता चलता है कि सीनेटर ओनील का इस्तेमाल सिर्फ अपना नाम आगे बढ़ाने के लिए कर रही थी। वह चाहती थी कि वह अपने पुरुष समकक्षों को डराने के लिए बस इतनी ही सफल हो, और जब ओनील पास होने ही वाली थी तो डे हेवन ने उसे अपने गृह राज्य टेक्सास से सैन्य आधारित बंदी को रोकने के लिए नेवी के साथ सौदेबाजी के रूप में इस्तेमाल किया। यहाँ तक कि जब ओनील इस बारे में सीनेटर से भिड़ती है तो वह ऐसे खेलती है जैसे उसे कुछ भी पता नहीं है, लेकिन बाद में सीनेटर लिलियन सच बताती है और स्वीकार करती है कि उसने राजनीतिक लाभ पाने के लिए उसका इस्तेमाल किया। शैतान के मुंह से यह सुनने के बाद ओनील उसे बेनकाब करने की धमकी दी। वो प्रेस से इस बारे में बात करने से नहीं डरती कि कैसे सीनेटर अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए एक महिला का इस्तेमाल कर रही थी। इसके बाद सीनेटर ओनील को वापस ट्रेनिंग करने के लिए भेज देती है, जहां उसके साथियों द्वारा उसका गर्मजोशी से स्वागत किया जाता है। अब प्रशिक्षण का अंतिम चरण शुरू होता है। अंतिम प्रशिक्षण शुरू होने से पहले यह एक आपातकालीन स्थिति से बाधित होता है, जिसके लिए CRT प्रशिक्षु के तत्काल समर्थन की आवश्यकता होती है। हथियार ग्रेड प्लूटोनियम द्वारा संचालित एक अवलोकन उपग्रह लीबिया के रेगिस्तान में गिर गया है। प्लूटोनियम को पुनः प्राप्त करने के लिए US आर्मी रेंजर्स की एक टीम भेजी गई थी, लेकिन उनकी निकासी योजना विफल हो गई और अब प्रशिक्षुओं को रेंजर्स की निकासी योजना में सहायता करने के लिए भेजा जाता है। मिशन के दौरान ओनील एक लीबियाई सैनिक की नजर में आने वाली होती है, इसलिए उसे बचाने के लिए जॉन लीबियाई सैनिक को गोली मार देता है, जिससे उनका भेद खुल जाता है। अब लीबियाई गश्ती दल को अपने क्षेत्र में अमेरिकी सेना की उपस्थिति के बारे में पता चल जाता है और दोनों पक्षों के बीच टकराव शुरू हो जाता है। जॉन जेम्स को अपनी टीम से बहुत दूर जाना पड़ता है। जब ओनील टीम का नक्शा देखती है तो उसे पता चलता है कि मास्टर चीफ उस रास्ते का इस्तेमाल नहीं करने जा रहे हैं जिसके बारे में बाकी लोगों का मानना है कि वह दूसरों के साथ फिर से जुड़ने के लिए जाएंगे। इसलिए मास्टर चीफ फिलहाल गलत दिशा में जा रहे हैं और गंभीर संकट में हैं। लेकिन ओनील उन्हें बचाने के लिए यहाँ है। लीडर के चले जाने के बाद ओनील आगे आती है। वह घायल मास्टर चीफ को बचाते हुए नेतृत्व और रणनीति में एक निर्णायक क्षमता प्रदर्शित करती है, जिन्हें वह और उनकी टीम के साथी मैकूल विस्फोटकों वाली गली के किल जोन से बाहर निकालते हैं। जल्द ही उन्हें बैकअप और हेलीकॉप्टर गनशिप मिलते हैं, जो अंतिम हमला करते हैं और बचाव अभियान सफल होता है। मिशन में भाग लेने वाले सभी लोगों को CRT में स्वीकार कर लिया जाता है। अंतिम दृश्य में कमांड मास्टर जॉन जेम्स और गेल ओनील